Hello everyone, welcome back to Kyra classes. This is my 7th lecture of class 12th biology chapter 6 molecular basis of inheritance. आज की वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं. थैंक यू. स्टार्ट करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से. तो पहले जान लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसका गोल था कि जो बेस पेयर्स होते हैं जो ह्यूमन डीएनए को बनाते हैं, बेसिकली जो ह्यूमन डीएनए को फॉर्म करते हैं बेस पेयर्स, उन्हें डिटरमाइन करने का, वो क्या है बेसिकली उन्हें जानने का, और साथ में जितने भी जीन्स प्रेजेंट है ह्यूमन जीनोम में उनकी आइडेंटिफिकेशन और साथ में उनकी मैपिंग के कहाँ पे वो जीन्स लोकेटेड हैं और किस तरह से उन बेसिकली वो जीन्स कैसे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने का फ्रॉम बोथ फिजिकल एंड फंक्शनल स्टैंड पॉइंट. जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंसेस. तो जो जेनेटिक मेकअप है किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी इंडिविजुअल का, तो वो उसके जो डीएनए सीक्वेंसेस होता है उनमें रहती है. अगर दो इंडिविजुअल्स अलग हैं तो उनकी जो डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं वो अलग होती हैं कुछ कुछ प्लेसेस पे. ये जो एजम्पशंस थे इन्होंने ही एक क्वेश्चन अराइज किया था कि किस तरह से हम एक ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. With the establishment of genetic engineering techniques where it was possible to isolate and clone any piece of DNA and availability of simple and fast techniques for determining DNA sequences, a very ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स जैसे मैं अगर मैं बात करूं, बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं, बायोटेक्नोलॉजी एक तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स है. एक तरह से एक जेनेटिक इंजीनियर टेक्निक्स में आता है बायोटेक्नोलॉजी. तो उसका एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था. उससे क्या होता था, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पीस को, डीएनए का कोई भी फ्रेगमेंट है या कोई पीस है डीएनए का, तो आप उसको आइसोलेट कर सकते हो. और उस पीस ऑफ डीएनए को आप क्लोन कर सकते हो. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक्स फॉर डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस. और साथ में साथ सिंपल और फास्ट टेक्निक्स भी थी जिससे हम डीएनए सीक्वेंसेस का पता लगा सकते थे. तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स एस्टैब्लिश हो रही थी. उससे हम क्या कर सकते थे, हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, हम डीएनए को क्लोन कर सकते हैं, और साथ में सिंपल और फास्ट टेक्निक्स के थ्रू हम डीएनए सीक्वेंसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं, उनका पता लगा सकते हैं. एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो था ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए, पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंसिंग करने के लिए, ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसका नाम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो लाया गया, जो कि 1990 में आया था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा. 1990 में लॉन्च हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. किसके लिए? ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, उसे मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता था. ह्यूमन जीनोम जो है उसमें अप्रोक्सीमेटली 3 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट थे. और अगर एक बेस पेयर की सिक्वेंसिंग करने के लिए जो कॉस्ट लगती थी वो $3 थी. तो एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 पर बेस पेयर. तो बिगिनिंग में एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी थी कि अगर एक बेस पेयर को आप सिक्वेंस कर रहे हो, तो उस पे $3 लग रहा था. तो जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट थी इस पूरे प्रोजेक्ट की, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि ह्यूमन जीनोम में अप्रोक्सीमेटली 3 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो उन सब की सिक्वेंसिंग में जो कॉस्ट लगता था वो अप्रोक्सीमेटली $9 billion का आया था. Further, if the obtained sequences were to be stored in typed form in books, and if each page of the book contained 1,000 letters and each book contained 1,000 pages, then 3,300 such books would be required to store the information of DNA sequence from a single human cell. तो
आगे जाके अब जो सीक्वेंसेस हमें मिली हैं, अगर हमें उसे टाइप्ड फॉर्म में स्टोर करना है बुक्स में, तो जो हर पेज जो है वो बुक का, उसमें 1000 लेटर्स होते हैं और हर बुक में 1000 पेजेस होते हैं। तो ऐसे हमें 3300 बुक्स चाहिए होंगी जो कि डीएनए सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सके एक सिंगल ह्यूमन सेल से। The enormous amount of data expected to be generated also necessitated the use of high-speed computational devices for data storage and retrieval and analysis. HGP was closely associated with the rapid development of a new area in biology called as bioinformatics. एक ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया डाटा का, ठीक है। तो जो एक्सपेक्ट किया गया था कि बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है, बहुत ह्यूज अमाउंट आ रहा है डाटा का जिसे हमें जनरेट करना है, तो इसे बेसिकली जनरेट करने के लिए, इसे स्टोर करने के लिए बहुत ही हाई स्पीड कॉम्पिटेशनल डिवाइसेस का यूज किया जाता था, जिससे हम ये जो डाटा आया है डीएनए सिक्वेंसिंग का, उसे हम स्टोर कर सकें, उस डाटा को हम रिट्रीव कर सकें और एनालाइज कर सकें। तो HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो क्लोजली एसोसिएटेड था एक रैपिड डेवलपमेंट के साथ, जो कि एक नया एरिया लेके आया था बायोलॉजी में, जिसे हम कहते थे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बेसिकली जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है या डीएनए सिक्वेंसिंग की अगर मैं बात करूं, पूरे के पूरे जो ह्यूमन जीनोम की जो डीएनए सिक्वेंसिंग हो रही है, तो ये हम अच्छे से बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू कर सकते हैं डीएनए सिक्वेंसिंग। गोल्स ऑफ HGP। Some of the important goals of HGP were as follows. कुछ important goals थे HGP के। पहला था identify all the approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA। तो first goal ये था HGP का कि ये 20,000 से 25,000 जो genes हैं human DNA में, उन सबको identify कर सके। अराउंड 20,000 से 25,000 genes approximately ये HGP जो है human DNA में identify कर सके। सेकेंड था डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। तो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स जो प्रेजेंट है ह्यूमन डीएनए में, तो उनकी सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करना। थर्ड था इंफॉर्मेशन को स्टोर करना डाटाबेसेस के फॉर्म में। फोर्थ था जो डाटा एनालिसिस के लिए टूल्स जो हैं उनको इंप्रूव करना। फिफ्थ था ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। अब बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो ट्रांसफर कर सकेंगे हम जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें अलग अलग सेक्टर्स में हम ट्रांसफर कर सकें, जैसे कि इंडस्ट्रीज तक ट्रांसफर कर सकें हम टेक्नोलॉजीज को। सिक्स था एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज। तो उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट में दिखाया ELSI, एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। The Human Genome Project was a 13-year project coordinated by the US Department of Energy and the National Institute of Health। तो जो Human Genome Project था वो 13-year project था, जो coordinated था किससे, US Department of Energy और National Institute of Health से। During the early years of the HGP, the Wellcome Trust UK became a major partner. Additional contributions came from Japan, France, Germany, China and others। ये जो प्रोजेक्ट था ये कंप्लीट हुआ था 2003 में। तो मैंने आपको बताया था 1990 में लॉन्च हुआ था और ये कंप्लीट हुआ था 2003 में। Knowledge about the effects of DNA variations among individuals can lead to revolutionary new ways to diagnose, treat and someday prevent the disorders that affect human beings। अब जो इफेक्ट्स हैं डीएनए वेरिएशंस में, या मैं कह सकती हूँ डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं, ऑल्टरेशंस आ रहे हैं, म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो जो उसका इफेक्ट आ रहा है इंडिविजुअल्स में, जो इफेक्ट आ रहा है वो एक तरह से क्या कर सकते हैं, उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं डिसऑर्डर्स को जो कि ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है एक नए तरीके से। तो बेसिकली रिवॉल्यूशनरी कह रही हूँ मैं इस चीज को। तो रिवॉल्यूशनरी मतलब नई नई तरीकों से, नए नए ढंग से हम उस जो इफेक्ट्स को डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और उन डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट कर सकता है। Besides providing clues to understanding human biology, learning about non-human organisms' DNA sequences can lead to an understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation। तो डीएनए सीक्वेंसेस जो हैं एक तरह से हमें ये भी समझाने में हेल्प करती है कि जो भी सॉल्विंग चैलेंजेस हैं आजकल के, जैसे हेल्थ केयर के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एनर्जी प्रोडक्शन के सेक्टर में, एनवायरमेंटल रेमिडिएशन के सेक्टर में, तो इन सेक्टर्स में भी डीएनए सीक्वेंसेस या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो हेल्प करता है।
मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, ओके, सिनोरैप्टिस है, एलिगन्स, एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है, ओके, एक ड्रोसोफिला जैसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं, प्लांट्स में राइज एंड अराबिडोप्सिस एटसेट्रा, इन्हें भी हम सीक्वेंस कर सकते हैं, मतलब ये भी सीक्वेंस हुए थे बेसिकली। मैथडोलॉजीज में द मैथड्स इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोचेस। अब जो मैथड्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, वो उसकी दो मेजर अप्रोच थी। एक अप्रोच ये थी कि सारे के सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करने पे फोकस करना था, जो कि आरएनए की तरह एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम कहते हैं रेफर टू एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। तो सारे के सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना जो कि आरएनए के तौर पे एक्सप्रेस होंगे, और इन्हें हम कहते हैं ESTs. The other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contained all the coding and non-coding sequence and later assigning different regions in the sequence with functions. दूसरा अप्रोच ये था मैथडोलॉजी का कि हम पूरे के पूरा जो सेट है ह्यूमन जीनोम का, या फिर एक कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसे हम सीक्वेंस करें। सारा का सारा जो सेट है, उस पूरे के पूरे सेट को हम सीक्वेंस कर सकें, जिसमें कोडिंग, सारे के सारे कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी शामिल होते हैं। और बाद में फिर हम क्या करें, जो अलग अलग रीजन है सीक्वेंस में, उन्हें हम असाइन कर दें उनके फंक्शंस के साथ। इसे हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। For sequencing, the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments of relatively smaller sizes. Recall, DNA is a very long polymer and there are technical limitations in sequencing very long pieces of DNA and cloned in suitable host using specialized vectors. तो sequencing करने के लिए जो total DNA होता है सेल से, पहले उसको isolate किया जाता है, उसे निकाला जाता है, अलग किया जाता है, और फिर हम उसको convert करते हैं random fragments में, छोटे छोटे साइजेस का, रिलेटिवली छोटे छोटे साइजेस का एक रैंडम फ्रेगमेंट्स में उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसको क्लोन किया जाता है, एक सुटेबल होस्ट ढूंढ के उसे फिर क्लोन कराते हैं। ठीक है, तो एक सुटेबल होस्ट में उन्हें क्लोन किया जाता है, किसके थ्रू, यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में जो आपको बेसिकली जो डीएनए फ्रेगमेंट आपको क्लोन कराना है, आपने उस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो है उसको लिया, उसे आपने वेक्टर में डाला, एंड देन वेक्टर से फिर आप उसे कहाँ डालोगे, आप जो होस्ट है, ओके, तो जो भी आपका कोई भी होस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, इकोलाई ज्यादातर यूज किया जाता है तो होस्ट के तौर पे। तो आपने वेक्टर लिया, वेक्टर में आपने क्या किया, उस जिस डीएनए फ्रैगमेंट को आपको क्लोन कराना है, आपने उसको वेक्टर में डाला, देन वेक्टर से आपने उसको ट्रांसफर किया होस्ट, वेक्टर से आपने कहाँ ट्रांसफर किया, उसको होस्ट में, फॉर क्लोनिंग। The cloning resulted into amplification of each piece of DNA fragment so that it subsequently could be sequenced with ease. तो ये जो क्लोनिंग है, क्लोनिंग मतलब नंबर ऑफ कॉपीज फॉर्म करना, तो जो क्लोनिंग है उसकी वजह से हर जो पीस था डीएनए फ्रेगमेंट का, जो आपने सपोज वेक्टर में डाला होगा वो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, फिर उसे आपने होस्ट में डाला होगा, तो वो जो पीस है डीएनए का वो एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई मतलब अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, जिसे हम कहते हैं क्लोनिंग। The commonly used host were bacteria and yeast. जो commonly होस्ट यूज किए जाते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात चल रही है, बायोटेक्नोलॉजी की बात चल रही है, तो इसमें क्या होता है, द कॉमनली यूज्ड होस्ट वर बैक्टीरिया एंड ईस्ट। तो जो कॉमन होस्ट थे, जो कॉमन होस्ट लिए जाते हैं वो है बैक्टीरिया और ईस्ट, और जो वेक्टर्स हैं उन्हें हम कहते हैं BAC, बैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो जो होस्ट है वो बैक्टीरिया ईस्ट है, और जो वेक्टर्स आ रहे हैं इनसे वो है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो मैं यहाँ पे आप बताना चाह रही हूँ कि हमने किसी का डीएनए लिया, ठीक है, फिर उसे वेक्टर में डाला, देन फिर कोई होस्ट ढूंढा, उसमें उसको क्लोन कराने के लिए उस वेक्टर को फिर ट्रांसफर किया। तो बेसिकली ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाई जाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहा जाती है। एक और चीज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी भी है ये। The fragments were sequenced using automated DNA sequencers that worked on the principle of a method developed by Frederick Sanger. Remember, Sanger is also credited for developing method for determination of amino acid sequences in protein.
तो ये जो फ्रेगमेंट्स है जिन्हें सीक्वेंस करना था किससे यूज करके, एक ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस के मदद से हम उन फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस कर रहे हैं। वो काम करते थे किस प्रिंसिपल पे, एक मेथड था जिसके प्रिंसिपल पे वो काम कर रहे थे, जो कि किसने डेवलप किया था, फ्रेडरिक सेंगर ने। तो फ्रेडरिक सेंगर के मेथड के प्रिंसिपल पे जो फ्रेगमेंट्स है उन्हें सीक्वेंस किया जा रहा था ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स की मदद से। ये जो सेंगर था ये इसे क्रेडिट एक और चीज के लिए दिया गया कि ये बेसिकली एक डेवलपिंग मेथड भी इसने दिया था, जो कि अमीनो एसिड के डिटर्मिनेशन, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन्स में सीक्वेंसेस देखूं अमीनो एसिड्स की, तो उन अमीनो एसिड्स को डिटरमाइन करने के लिए भी एक डेवलपिंग मेथड दिया था सेंगर ने। These sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them. अब ये जो sequences थी उन्हें अरेंज किया गया था किसके बेसिस पे, कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स जो कि उनके अंदर प्रेजेंट थी उनके बेसिस पे इन सीक्वेंसेस को अरेंज किया गया था। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग। तो इसके लिए ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स का जनरेट होना जरूरी था सीक्वेंसिंग के लिए। तो ये जो अलाइनमेंट था इन सीक्वेंसेस का, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। तो अलाइनमेंट के लिए, इन सीक्वेंसेस के अलाइनमेंट के लिए एक स्पेशलाइज कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स डेवलप किए गए थे। These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome. The sequence of chromosome 1 was completed only in May 2006. This was the last of the 24 human chromosomes, 22 autosomes and X and Y to be sequenced. Another challenging task was assigning the genetic and physical maps on the genome. तो जो sequence था chromosome 1 पे वो complete हुआ था May 2006 में। ये लास्ट 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स में लास्ट एक तरह से क्रोमोसोम था, माना कि दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स, जिनमें 22 ऑटोसोम्स थे और एक्स एंड वाई जो थे उन्हें सीक्वेंस होना था। एक अनदर दूसरा चैलेंजिंग टास्क ये था कि हम किस तरह से जेनेटिक मैप या फिजिकल मैप्स किस तरह से हम असाइन कर सकते हैं जीनोम पे। This was generated using information on polymorphism of restriction endonuclease, recognition sites, and some repetitive DNA sequence known as microsatellites. One of the applications of polymorphism in repetitive DNA sequences shall be explained in next section of DNA fingerprinting. तो ये जनरेट किया गया था इंफॉर्मेशन के थ्रू। जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट्स का जो पॉलीमॉर्फिज्म था, तो इस पॉलीमॉर्फिज्म पे की जो इंफॉर्मेशन है उससे जनरेट हुआ था। और कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस थे जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोसैटेलाइट्स। ये चीज आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हम पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगी। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, बेसिकली एक एंजाइम है। ओके, तो ये डीएनए को कट करता है। ठीक है, तो ये एक तरह से जैसे सिजर्स कहते हैं ना, तो एक तरह से ये सिजर्स की तरह काम करता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो रिकॉग्निशन साइट को कट करता है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा, अगर मैं बात करूं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में आएगा जब आप पढ़ोगे आगे बायोटेक्नोलॉजी में, तो उसमें आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। और जो कुछ रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हैं उन्हें हम कहते हैं माइक्रोसैटेलाइट्स। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है रिपीटेटिव डीएनए में, इसका एक एप्लीकेशन जो है आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के कुछ फीचर्स थे। पहला ये था कि ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस प्रेजेंट थे। एवरेज जीन कंसिस्ट करता था 3000 बेसिस को, लेकिन साइजेस जो हैं वो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखा गया था, with the largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases, जिनमें से एक सबसे बड़ा ह्यूमन जीन पाया गया, उसका पता लगाया गया कि वो सबसे बड़ा ह्यूमन जीन है डिस्ट्रोफिन, जो कि एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है जिसमें 2.4 मिलियन बेसेस है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो है वो 30,000 भी हो सके या मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ 80,000 to 1,40,000 जीन्स कह सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स का एस्टिमेशन ऐसे लगा था। ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो एग्जैक्टली सेम थे सभी लोगों में। तो 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस देखे गए कि सभी लोगों में ये एग्जैक्टली सेम है।
जो फंक्शंस थे वो अननोन थे 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन्स। तो जीन्स जो डिस्कवर की गई थी 50% जो डिस्कवर्ड जीन्स थी उनका फंक्शंस अननोन था। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। 2% से कम, जीनोम का 2% से कम जो है वो कोड करता था प्रोटीन्स को। रिपीटेड सीक्वेंसेस जो थे वो एक बहुत बड़ा पोर्शन बनाता था ह्यूमन जीनोम का। तो उसमें ह्यूमन जीनोम में रिपीटेड पोर्शंस काफी देखे गए थे, या रिपीटेड सीक्वेंसेस बहुत देखे गए थे। पोर्शंस नहीं, यहाँ पे सीक्वेंसेस बोले तो ज्यादा अच्छा है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। तो रिपीटेटिव जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, रिपीट हो रहा है, तो सीक्वेंसेस रिपीट हो रही हैं। बेसिकली ये स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो कि बार बार सी में बहुत बार, कई बार रिपीट हो रही हैं, कभी हंड्रेड्स कभी 1000 टाइम्स। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस। इनका कोई कोडिंग फंक्शंस तो नहीं होता है डायरेक्ट, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन। लेकिन ये एक तरह से रोशनी डालते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे, डायनेमिक्स पे और इवोल्यूशन में। क्रोमोसोम 1 हैज मोस्ट जीन, सबसे ज्यादा जीन्स क्रोमोसोम 1 में था 2968, और जबकि वाई क्रोमोसोम में सबसे कम 231। Scientists have identified about 1.4 million locations where single-base DNA differences and SNPs, single nucleotide polymorphism, pronounced as SNPs, occur in humans. Scientists ने देखा, आइडेंटिफाई किया कि 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसे हैं, जगहें ऐसी हैं जहां पे सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस देखे गए। SNPs जिन्हें कह सकते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं SNPs के तौर पे ह्यूमंस में। This information promises to revolutionize the processes of finding chromosomal locations for disease-associated sequences and tracing human history. तो बेसिकली ये जो SNPs है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस देखे गए ह्यूमंस में, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इससे क्रोमोसोमल लोकेशंस को फाइंड आउट कर सकते थे, कहाँ पे रिवॉल्यूशन हो रहा है क्रोमोसोमल लोकेशंस पे, और बेसिकली जो डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस हैं उनका हम पता लगा सकते थे कि उनकी लोकेशन जो है कौन से क्रोमोसोम पे है, और एक ह्यूमन हिस्ट्री को अगर हमें ट्रेस करना है तो इस SNPs के थ्रू हम एक ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते थे। लास्ट है हमारा एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस। ड्राइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंसेस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग decades, leading to our understanding of biological systems. This enormous task will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists from varied disciplines in both the public and private sectors worldwide. One of the greatest impacts of having the HG sequence may well be enabling a radically new approach to biological research. Obviously, ये HG ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, ये एक तरह से एक नई अप्रोच दे रहा है बायोलॉजिकल रिसर्च को। इन द पास्ट रिसर्चर्स स्टडीड वन और अ फ्यू जीन्स एट अ टाइम विद होल जीनोम सीक्वेंस एंड न्यू हाई थ्रूपुट technologies we can approach questions systematically and on a much broader scale. पास्ट में क्या होता था, रिसर्चर सिर्फ एक या कुछ जीन्स को ही एक टाइम पे स्टडी कर सकते थे, लेकिन अब इतनी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई थी कि उससे हम होल जीनोम सीक्वेंसेस को स्टडी कर सकते थे, और हम कुछ भी क्वेश्चंस जो उठ सकते थे, उन जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं ह्यूमन जीनोम के रिगार्डिंग, उसका हम आंसर आराम से दे सकते थे। दे कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन अ जीनोम, for example, all the transcripts in a particular tissue or organ or tumor, or how tens of thousands of genes and proteins work together in interconnected networks to orchestrate the chemistry of life. तो इसकी जो एप्लीकेशन में एक और बात ये थी कि जीनोम में सारे के सारे जीन्स को हम स्टडी कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पे सारे के सारे ट्रांसक्रिप्ट्स, एक पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन या ट्यूमर में जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं हम उनको स्टडी कर सकते थे। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स को हम स्टडी कर सकते थे, कैसे ये टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स जो है और प्रोटीन्स एक साथ काम करती हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स की तरह, और जो कि बहुत एक तरह से केमिस्ट्री देता है लाइफ को। एक तरह से मैं बताऊं, लाइफ की केमिस्ट्री फॉर्म कर रहा है कि किस तरह से जीन्स जो है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स जो है वो प्रोटीन के साथ काम करके, एक साथ काम करके एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर्म करके ये लाइफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म कर रहा है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की।
नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे इधर से इन्होंने लिया है एक सेल आइसोलेट किया है। सेल आइसोलेट करके ऑब्वियसली इसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस है तो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से हमने फिर इस सेल से क्या ले लिया, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में मैंने आपको बताया था बेसिकली डीएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है। ओके, दो देखिए एक बेसिकली दो स्ट्रैंड्स हैं इसके, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, जो कि एंटी पैरेलल मूव करते हैं। मैंने आपको बताया था एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करता है। तो इनके बीच में बेस पेयरिंग शो होती है ए टी के साथ और सी जी के साथ। तो अब बेसिकली ये जो इन्होंने दिखा रखा है ये किस तरह से एक क्रोमोसोम का अंदर का, अगर मैं बात करूं, एक इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से पेयरिंग शो करता है। और इसके इतने सारे बेस पेयर्स हैं, मैंने आपको बताया था 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उन सबकी सिक्वेंसिंग कराना जो है वो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है एक कॉम्प्यूटेशनल डिवाइस जिसके थ्रू हम पूरी की पूरी ह्यूमन जीनोम की सिक्वेंसिंग कर सकते हैं। So, this is all for today's video. I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.